Hello and welcome to Genex IAS. Finally, we are here with a new batch, an absolutely new subject, that is Indian Polity. बहुत टाइम से आप लोगों को इस सब्जेक्ट का वेट था. काफी टाइम से सब बोले सर when will start Indian Polity. चलो we'll jump to a new topic, absolutely new. बहुत कुछ नया जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास राइट्स क्या है, एक्चुअली व्हाट राइट्स आर, वो सब आज के लेक्चर से हमें पता चलेगा. बहुत लंबी जर्नी रहने वाली, लगभग 40 लेक्चर्स हम इंडियन पॉलिटी को डेडिकेट करेंगे ऑफ मोर देन 2 आवर्स. समटाइम 3-4 घंटे भी खींचेगा. फंडामेंटल राइट्स में शायद 7-8 घंटे भी लेक्चर चल जाए. आई डोंट गारंटी एनी टाइमिंग. ये ऐसा सब्जेक्ट ना जिसमें शुरू होने का टाइम फिक्स है 4 o'clock इन द इवनिंग एंड भगवान की मर्जी से होता है. ठीक है, तो उस हिसाब से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. इस सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि आप नए हो, ओल्ड हो, बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एब्सोल्युटली न्यू सब्जेक्ट जिसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको मेंस की आंसर राइटिंग एज वेल एज प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग में. जीपीएससी मेंस कल जो हुई, जीएस पेपर 2, 15 क्वेश्चंस में से 15 टोटल क्वेश्चन में से अगर हम एथिक्स के 5 को निकाल दें तो 10 था पॉलिटी प्लस गवर्नेंस. इस 10 में से 7 क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में. इन पॉलिटी 10 में से 7 क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे लेक्चर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मीन्स डेटेड. वी ऑल नो कहाँ पढ़ाया था, कब पढ़ाया था. लेक्चर नंबर 3 से एक क्वेश्चन डायरेक्टली था, फेडरलिज्म. लेक्चर नंबर 11 जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल, डायरेक्ट क्वेश्चन. देन इंडियन फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन. लगभग 6-7 क्वेश्चन हमारे लेक्चर से एज इट इज पूछे गए. इवन 2-3 की तो हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी की. ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट एंड बहुत हैवी वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट. पहले इसकी प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी. इन यूपीएससी प्रीलिम्स आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 2022 में सबसे हाईएस्ट वेटेज था इंडियन पॉलिटी का, जो लगभग 21 क्वेश्चंस सबसे हाईएस्ट पूछेगा. और इसका टोटल मार्क होगा 42, क्योंकि कट ऑफ का आधा होता है. मतलब अगर एक सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो तो यू विल रीच टू कट ऑफ. जीपीएससी प्रीलिम्स में इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर. अगर करंट अफेयर को काउंट किया जाए तो ये नंबर लगभग 60-62 के आसपास पहुंच जाता है. ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी प्रिपरेशन में अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज वेल. हम यहाँ पे प्राइमरी फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी पे. आफ्टर योर प्रीलिम्स हम गवर्नेंस सेक्शन में ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, जनरली इन दोनों सब्जेक्ट को एक गिन लिया जाता है बट दे आर डिफरेंट. पॉलिटी अलग है, इंडियन गवर्नेंस अलग है. जो यूपीएससी ने और जीपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है वो कुछ यूं है. ये आपका सिलेबस है, घर जाके आराम से पढ़िएगा. मैं यहाँ रीड करने से कोई बेनिफिट नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है खाली. लक के लिए आपको इंग्लिश आती है ना. कुछ तो एक्सपर्ट्स हैं नहीं, तो घर जाके इसको पढ़ना. सिलेबस एक बार याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस ढंग से देखा हो तो इससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है. अगर आप जीएस पेपर 2 को नोटिस करो, पहला क्वेश्चन पूछा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. सिलेबस में डायरेक्टली लिखा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गवर्नेंस सेक्शन में. दूसरा क्वेश्चन है एनजीओ एंड सिविल सोसाइटीज. सिलेबस का पॉइंट नंबर 2, एनजीओ एंड सिविल सोसाइटीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, थर्ड क्वेश्चन था. मतलब जो आपका सिलेबस दिया है सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में मेंस के क्वेश्चन. सीक्वेंस तक चेंज नहीं किया है. मतलब हमें सिलेबस बाय हार्ट याद रहना चाहिए.
फिर आपने कोई एक वीडियो उठाए, भाई सिलेबस बता, हाँ सुन लो ये ठीक है। अब समझते हैं कि सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सर इन टोटल 40 लेक्चर्स को हम अगर पार्ट्स में डिवाइड करें तो इनिशियल आज का और कल का लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। उन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये क्या है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा इसका। आपका जो सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसलिए 3 सालों में 5 क्वेश्चन इस एक चैप्टर से पूछे गए हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 सालों में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए इसी एक सेक्शन से, तो हमें वो पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें उससे पहले कुछ क्वेश्चन। आप पॉलिटी शब्द से क्या समझते हो? व्हाट इज पॉलिटी? आपने देखा होगा सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी टर्म क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स? स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ओके। एनीथिंग एल्स? वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ओके। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर मैं आप सभी के आंसर को कंबाइन करूं तो इन वेग टर्म में अगर हम बात करें तो पॉलिटी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट फैक्टर्स। जब भी ये टर्म यूज किया जाएगा स्टेट, पहले ही मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देना आपको बाकी टर्म्स। अभी हम कहते हैं गुजरात इज अ स्टेट कहते हैं, बट इन पॉलिटी स्टेट वर्ड का मतलब गवर्नमेंट से होता है। अगर हम गवर्नमेंट को स्टेट वर्ड से डिनोट कराते हैं, पॉलिटी में जहां भी आपको देखिएगा व्हाट इज स्टेट, स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून क्वेश्चन आया स्टेट की डेफिनेशन। इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें 5 जून। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डिफाइन द स्टेट। स्टेट क्या है? 4 ऑप्शंस थे, उसमें से प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश। आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्टेट? एनीवन? स्टेट, इसकी डेफिनेशन? ओके, यू आर सेइंग टेरिटरी, यस, ओके, ओके, गवर्नमेंट से ओके। चलिए एक एग्जांपल लें, पक्का ले लें, बड़े दुखी लग रहे हैं यार सुबह सुबह। शाम को वो अभी सो के उठे हैं, दोपहर की नींद खत्म करके उठे बेचारे, सोच रहे कहाँ इन पकाओ लोगों के बीच आके बैठना पड़ रहा है मुझे, है कि नहीं समझना? ये जीवन में पहले लेक्चर में आज जग दिए, बाकी सुबह उसकी जो जीवन रहता ना बेचारी का, लाइक खत्म, मैं गई। हाँ हाँ, ये बैच में शिफ्ट कर देते हैं ना, हाँ ये बैच में शिफ्ट कर देते। अब सुनो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसा कि सर ने कहा टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है जगह, एक स्थान। इंडिया एक स्टेट है, एक कंट्री है, कैसे पता? क्योंकि हमारे पास एक जियोग्राफिकल एरिया है, हम आसमान में नहीं लटक रहे, है कि नहीं? हाँ, आप में से कोई लटक रहा मुझे नहीं पता, बट कंट्री पूरी नहीं लटक रही। इंडिया इज हैविंग अ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन है। सर बहुत सारी ऐसी जियोग्राफिकल एरिया आज भी है जहां पे कोई नहीं रहता, बहुत सारे वेरियस आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, दे आर नॉट
स्टेट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जियोग्राफिकल एरिया प्लस पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट। क्या आप क्लियर है? ये समझ में आया? तीन चीजें, टेरिटरी, पॉपुलेशन, एरिया, सॉरी पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। अब एक कंडीशन, मुझे खुशी, आपका नाम खुशी है थी, मुझे याद हो गया, बड़ी फेवरेट इन लोगों की, बड़ा वेट कर रहे थे खुशी कब आ रही है, इसकी तो खास। मुझे किसी का नाम वाम याद नहीं रहता, बट इन लोगों ने बड़ा याद करवाया है मुझे, चलो ठीक है। बाकी नाम याद करते मुझे 6-7 महीने तो निकल जाते हैं। तेरा कब याद हुआ ना? 2 महीने होंगे। तेरा जल्दी हो गया था, इन लोग तुम्हें इनका कब हुआ था? 81। अरे तो तुम लोगों ने कांड किया था मेरे लिए, तो पता ही रहेगा ना। मारामारी की थी सर के लेक्चर से, तो पता नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। ये लोग तो फेमस थे, डॉन कैटेगरी के बच्चे थे भाई, इनके कारनामे तो गांव में फेमस है। समझो, एक एग्जांपल खुशी बता रही। खुशी, जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो क्या हमारे पास कोई जियोग्राफिकल एरिया था? क्या हमारे पास पॉपुलेशन थी? क्या गवर्नमेंट थी? तो क्या हम स्टेट थे? क्या हम देश थे उस समय? तो उसकी डेफिनेशन रॉन्ग होगी बहुत। मैम आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या थोड़ा बोलने की कोशिश, ओपन अप योरसेल्फ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में है, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिव होना। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो तो ये फील्ड थोड़ा टफ हो जाती है। पता चला 50 लोगों में दंगा हो गया, आप IAS ऑफिसर आप जाके खड़े हो, सब सर कुछ तो बोलो, आप बोलते हूँ। इन फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द प्राइमरी थिंग इज टू बी एक्सप्रेसिव। अगर मैं एक्सप्रेसिव इसलिए इतना का पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं, सो ये तो गड़बड़ हो गई ना दोस्त। यही गड़बड़ यूपीएससी प्रीलिम्स ने की। उसने आपको 4 स्टेटमेंट दिए, सेकंड स्टेटमेंट में ये 3 बातें उसने लिख दी, और लगभग हर बच्चे ने टिक कर दिया, यही सही है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम भूल रहे हैं, वो क्या है पता है? वेरिएबल सोवेरेनिटी। आगे भी स्पेलिंग में बोलिए, सर डिसीजन मेकिंग पावर, टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, पीपल इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, पर वो गवर्नमेंट अगर अपनी नहीं है तो क्या? जो गवर्नमेंट है उसके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, ऑटोनोमस डिसीजन। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी को हम सोवेरियन गवर्नमेंट्स कहते हैं। उनके पास थी बट हमारे पास नहीं, पब्लिक नहीं। जो हमारी गवर्नमेंट, लाइक इंडियंस जो वहां पे इलेक्ट होते थे, जवाहरलाल नेहरू ये सब इलेक्ट होते ही थे ना, बट वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, वो सब गवर्नर जनरल के अंडर आते थे। और कोई भी डिसीजन इंडिया में ले रहे हो उसकी परमिशन आपको लेनी है ब्रिटेन से। समझ पा रहे? वी आर नॉट सोवेरियन दैट टाइम। जब ये 4 चीजें मिलती हैं तो बनता है एक स्टेट, और इसे स्टेट और इसके सराउंडिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट फैक्टर्स, इन दोनों की स्टडी हम करेंगे और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडियन पॉलिटी। हमारे सामने जो प्राइमरी स्टेट है दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, राइट? सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा? आज से लगभग लेट्स अज्यूम 300 इयर्स बैक, कौन सा आज 2022 है ना, आज से 300 साल पहले 1722 इंडिया में कौन सा लॉ चलता था? 1722 में कुछ नहीं चलता था, मोनार्की। वेरी गुड गुड, चलो कुछ बोले तो सत्य बोले। किसकी मोनार्की से भाई? मुगल्स। इट वॉज लेटर मुगल्स। इस समय इंडिया में कौन से लॉ गवर्न किए जाते थे? कौन से लॉ से इंडिया गवर्न होता था? ये कौन है? नया है मोमिडियन लॉ, बट विच लॉ?
सरिया। देखिए, इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, हर रिलीजन का पर्सनल लॉ था, हिंदू हिंदू के लॉ से, मुस्लिम मुस्लिम के लॉ से। इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स शरीयत का लॉ फॉलो किया जाता था। ठीक, शरिया इट मीन मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम का आज लॉ है उसी लॉ को पूरे देश में फॉलो किया जाता था। अब वो लॉ कैसा है वो समझो। शरिया में लिखा जाता है कि फीमेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेल एज इन मनुस्मृति, और स्टॉकहोम जितने सब सेम थे, जैसे मनुस्मृति है वैसे शरीयत है कि फीमेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेल। ये लॉ अच्छा है, हमने यहां से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, एंड वेयर वी आर टुडे इन स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी विथ रूल ऑफ लॉ। अब देश में किसका रूल है? लॉ का। लॉ रूल कर रहा है, ना कि कोई आदमी, ना ही कोई मोनार्क, ना ही कोई पर्सनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये 300 इयर्स की जर्नी है या बियॉन्ड दैट, वही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। यही बताना है कि क्या है वो हिस्ट्री, कैसे हम इतने इवॉल्व हुए। देखिए, आज की दुनिया में बैठ के ये सोचना कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, इट इज वेरी इजी, कि हमने जन्म से देखा है। पर एक ऐसा समय जहां सिर्फ राजा था, वहां से लोगों के हाथ में पावर ट्रांसफर होना, ये 300 इयर्स की जर्नी करनी है कि कैसे ये पावर ट्रांसफर होती है। ब्रिटिश ने क्या पॉलिसीज अपनाई, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखोगे गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीएस पेपर 2 में पहला टॉपिक है ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश एंड मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। हमें लगता है ये कि इसके अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं यही आपका ब्रिटिश एंड मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। सच में पास होना अगर इस एग्जाम को, तो पहले डे से स्टिक टू दिस सिलेबस, स्टिक टू दिस सिलेबस। और किसी एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है तो इस टॉपिक के कितने डायमेंशंस हैं उसको कवर करना है, ठीक है, तब जाके आप एक क्रॉस डोमेन स्टडी कर पाओगे। जैसे जो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी सी, उस थोड़ी सी हिस्ट्री के बेस पे बहुत सारी पॉलिटी, और बहुत सारी पॉलिटी के बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन, और जब ये तीनों कंबाइन होगा तब हम बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, काफी बार मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि इंडियन पॉलिटी इट मीन स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की स्टडी ही इंडियन पॉलिटी है। ये मिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। हमें इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिवाय भी बहुत कुछ पढ़ना है। ये एक हॉलिस्टिक स्टडी है जहां सब कुछ कवर होता है। ओके, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ईयर था 1600, अगर और भी प्रिसाइज होना तो 1599, ये साल था जब इंग्लैंड में कुछ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी एक साथ आए और उन्होंने एक कंपनी बनाई, मर्चेंट एडवेंचर्स। इस कंपनी का काम क्या था, क्यों बनाया गया था? ये चाहते थे ईस्ट से ट्रेड करना, ईस्ट मतलब इंडिया, चाइना, ईस्टर्न वर्ल्ड, इससे व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई गई, ठीक है। यहां दो चीजें अभी से नोट करते जाओ, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। ये कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, कंप्लीटली प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। सेकंड, इस कंपनी को पहले थोड़ा समझ लीजिए, देन आई विल सेंड यू द पीपीटी एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, जो लिखना होगा आई विल टेल यू। इससे परमिशन मिलती है, रॉयल फरमान मैग्ना कार्टा ऑफ एलिजाबेथ वन। ये एलिजाबेथ वन क्या परमिशन दे रही है कि फ्रॉम इंग्लैंड
इंग्लैंड से इंडिया में ट्रेड या चाइना के साथ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ये एक कंपनी करेगी। इसके सिवाय कोई भी और चाइना या इंडिया या ईस्टर्न वर्ल्ड से इंग्लैंड से नहीं जाएगा व्यापार करने। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम कह दें कि अडानी के सिवाय अमेरिका के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, अंबानी बोला मैं, बोलते नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ अडानी। इससे हम जनरल टर्म में कहते हैं मोनोपोली। इट मीन मोनोपोली ग्रांट की गई किसे? इस कंपनी को, बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। किस बात की मोनोपोली है? ट्रेड विथ ईस्ट। ठीक है, ये कंपनी इंडिया आती है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इंडिया में आने का ईयर था 1609। जहांगीर की परमिशन से यहां पे ट्रेडिंग शुरू की जाती है। जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, वो धीरे धीरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने लगे। को हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे ये ट्रेड, ऐसे देखो सब्जेक्ट सब इंटर रिलेटेड है। ये व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे रूल करने लगती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का। ये कंपनी इन द ईयर 1757 एक बैटल लड़ती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ओके, प्लासी की बैटल जीतती है। और इन द ईयर 1764 ये कौन कर रहा है? कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये दे आर नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश की एक प्राइवेट कंपनी है। बस ऐसा समझ लो कि आज की दुनिया में अंबानी या अडानी किसी देश में जाके अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? नॉट गवर्नमेंट। देखो ये बहुत बेसिक है, दिस इज वेरी बेसिक, आई नो, बट यही अगर नहीं क्लियर तो आगे कुछ क्लियर नहीं होगा और सब रटने की कोशिश करोगे। और जब तक रटने की दुनिया चलती रहेगी तब तक हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इट इज फॉर श्योर। ओके, एक प्राइवेट कंपनी है, इंडिया पे रूल कर रही है। 1764 बक्सर का वॉर, बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में लग जाता है बंगाल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है बंगाल। देखो पढ़ रहे हैं पॉलिटी, बट इसके लिए पहले हिस्ट्री समझना जरूरी है, तभी आप रियलिटी समझ पाओगे। नहीं तो कैसा होता है, बहुत सारे आपने लेक्चर्स देखे होंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज से रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इसमें पहला प्रोविजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बच्चे रट्टा मारते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, किसी कुछ नहीं पता। उस सामने वाले फैकल्टी से क्वेश्चन पूछ लो कि सर एक बात बताओ, इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? तो बोलता हो तो अंग्रेजों को पता। हाँ कल बताएंगे, ये मेन डायलॉग होता है, कल बताएंगे, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अंग्रेजों को पता। बट अगर आपको सही में नॉलेज, आपको एक लाइन नहीं रटनी पड़ेगी, सब बहुत सिंपल है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट से मिलोगे, आपको एक चीज बताएंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद नहीं रहता, कितना भी पढ़ लो भूल जाते हैं। मैम आपने कितनी बार सेल्फ स्टडी की होगी? 3-4 बार की। याद रहा? क्योंकि रट रहे थे। ये एक लिंकेज में है, इसको रटना नहीं, समझ करो, बड़ा इजीली होगा। ठीक है, आगे चले। बंगाल हाथ लगा जैसे इनके, अब ये बंगाल पे रूल करने वाले हैं अंग्रेज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, इसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन लग गया है। अब इसके अधिकारियों को लगा कि मैं तो दामाद बन गया इंडिया का, बहुत पैसा कमाऊंगा। ये भैया लोग क्या करने लगे, यहां से हैवी करप्शन करने लगे। इसमें सबसे आगे था रॉबर्ट क्लाइव, खुद गवर्नर खुद कंपनी का। इसने नवाबों को इतना हैरान किया कि मुझे ये गिफ्ट दो, मुझे वो गिफ्ट दो। नवाब का पूरा खजाना खाली कर दिया। सोचो कितना करप्शन किया होगा। जब यहां से वापस इंग्लैंड गया तो इस पे केस चला करप्शन का। यस, फांसी दे दी गई साहब। इतना करप्शन इंडिया में क्या इस बंदे ने। बट ऐसे लोगों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। दीदी कौन बैंकक्रप्ट हुआ? प्राइवेट कंपनी।
ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब पैसे खत्म, करप्शन बहुत है। बंगाल में इन लोगों ने स्टार्ट किया था ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट क्या होता है? बंगाल में ऐसा सिस्टम शुरू किया था कि टैक्स वसूल करेगी कंपनी, पैसा रखेगी कंपनी, आर्मी रखेगी कंपनी, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी राजा की। राजा के पास निजामत है, निजामत मतलब रूल एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर संभालना, और कंपनी के पास सारी रियल पावर है। इसको हम कहते हैं ऑल पावर विथ कंपनी विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई जवाबदारी नहीं है, सिर्फ पावर है। और राजा के पास कोई पावर नहीं, सिर्फ जवाबदारी है। इसकी वजह से बंगाल के लोगों का बहुत शोषण हुआ, बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, हाई एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इसी वजह से पब्लिक बहुत परेशान थी, बार बार वो कंप्लेन कर रहे थे इंग्लैंड। ये दो चीज, करप्शन एंड पब्लिक का परेशान होना, इन दोनों पर्पस की वजह से फाइनली इंग्लैंड में बैठे लोग, जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बैठे थे, अब ये पिक्चर समझ लो, मान लो ये इंग्लैंड है, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता, इतू सा देश में क्या बनाऊं, इंडिया बना मजा बड़ा देश, इतू सा पूरी दुनिया का राष्ट्र, हाइट डजंट मैटर। देखो कोई खुश हो गया। हाँ, एक बार बहुत अच्छी बात कहेगी, हम कहते हैं मनी डजंट मैटर, पर एक महान आदमी ने कहा, बट वो कहने के लिए पहले अमीर बनना पड़ता है। एक रोड का भिखारी बोले मनी डजंट मैटर, हमें फिर दान नहीं देंगे, फिर सांप को जाके खाना। मनी डजंट मैटर कहने के पहले उस लेवल पे पहुंचो। यस, इफ यू वांट टू डू फिलोसॉफी बस बिकम रिच, देन फिलोसॉफी छाट, फिर जो बोलोगे सब सत्य होगा। वो एमबीए चाय वाला आज कितनी बड़ी बड़ी बातें करो, कॉलेज में भी चलो, उसकी वीडियो देखो क्या हालत है उसकी, पर आप देखो प्रॉपर फिलोसॉफी, बिजनेस फिलोसॉफी। ठीक है भाई, अपने अपने दिन, सबके दिन होते हैं। यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड में है पार्लियामेंट, जैसे आज का अपना होता है ना, ये अपना लोकसभा राज्यसभा, वैसे इंग्लैंड में है पार्लियामेंट। ठीक है, ये है आपका, ये मेरा प्यारा भारत है, ये मेरा प्यारा भारत है। ठीक है, इस भारत में रूल करने इस एरिया में बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई एडवेंचर वाली, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये यहां रूल कर रही है, ये प्राइवेट लोग हैं, इन्होंने रूल में गड़बड़ी की, बैंकरप्ट हो गए, लोग हैरान है। ये तो एक कंपनी, अब अंबानी कहीं जाके कांड करेगा तो आदमी उसका गला तो पकड़ने वाले, गला किसका पकड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि तुम्हारा आदमी है, सुधारो। ऐसा कुछ यहां हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हुई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास कि सर मुझे 1 मिलियन पाउंड चाहिए उधार लेने। बोलती मुझे 1 मिलियन पाउंड चाहिए उधारी, क्यों? इंडिया में शासन चलाना है। समझ रहे हो? जब ये पैसे मांगे गए तो इंडिया नाराज, इंग्लैंड के पार्लियामेंट नाराज होगी, बोले तुम एक तो वहां मोनोपोली लेके बैठे हो, तुम्हारे सिवाय कोई ट्रेड नहीं कर सकता, तुम्हारे सारे ऑफिसर अमीर हो रहे हैं, तो तुम कहां से गरीब हो गए बे? ये हो क्या रहा है सर? कुछ गड़बड़ है। जब कुछ गड़बड़ है तो क्या करना पड़ता है? रेगुलेट। जब कुछ भी गड़बड़ है तो क्या करना है? उसको रेगुलेट, तब सुधरोगे। इसीलिए दिस इज द मेन प्रोसेस रीजन क्यों पहला एक्ट आया, द रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैंने आपसे पहले कहा था हर चीज में लॉजिक है, नाम में लॉजिक है, रेगुलेटिंग, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया है, जो इसमें खराबियां थी उसको सुधारने को आया है। सर्च कर लो पूरा यूट्यूब, कहीं इसका मतलब मिल जाए बता देना। बहुत लेक्चर्स अपलोड है ना, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम रेगुलेट कर रहे, क्यों कर रहे हो बताओ पहले। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये कौन बना रहा है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। किसके लिए बना रही है? क्या इंडिया के लिए बना है मैम? किसके लिए बना? वेरी गुड, ये बना है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है, इंडिया को नहीं दोस्त, क्योंकि इंडिया भी उनकी जागीर थी नहीं। 1776 तो बंगाल में छोटू से थे खाली, अभी तो वहां मुगल बैठा है, मराठे बैठे हैं, सब बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहला कभी भी किसी भी एक्ट को दो तरह से पढ़ना है कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो ब्रिटिश ने एक्ट पास किया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि पहला स्टेप था इन इंडिया टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई लेना देना नहीं था, वो अपना काम करते थे, ये गधे अपना काम करते थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस। सेकेंड, यहां से एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन को समझो, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि सेंटर में मुगल किंग है, ठीक है, इनके अंडर बहुत सारे मनसबदार, इक्तादार या जागीरदार थे, मतलब स्टेट छोटे छोटे, ठीक है। जैसे यहां मान लो जागीर है, तो इस जागीर को संभालने के लिए जागीरदार होगा जो इस पूरे एरिया का मालिक होता है। वो मुगल को सिर्फ क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है, बाकी वो अपना रूल खुद चलाता है। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड। क्यों डिसेंट्रलाइज्ड? क्योंकि राजा ही सब कुछ नहीं कर रहा है, सब पार्ट वर्क डिवाइडेड है, ठीक है। 1773 का एक्ट ये इंडिया को इस पूरे सिस्टम से हटाकर, इस पूरे सिस्टम से हटाकर धीरे 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 ले जाएगा सेंट्रलाइजेशन की तरफ। अब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में बैठी रहेगी और वो पूरे देश पे रूल करेगी, किसी में पावर डिवीजन नहीं, कोई इक्तादार कुछ नहीं, एक सेंटर में ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आज सेंटर में हमारी पार्लियामेंट, क्या आप समझ पा रहे हो? इसलिए ये था स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। 1773 यहां से इंडिया में सेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है। अब सारी पावर एक के पास जाएगी। नहीं समझ में आपको? सच बताना आपको मन नींद में आज ही, हाँ, आज नहीं है। सेंट्रलाइजेशन, सारी पावर एक के पास आ गई। ओके, आगे कैसे सेंट्रलाइजेशन होता है? सबसे पहली बात इन्होंने क्या की कि पहले इस समय की सिचुएशन समझो। तो मैं मैप इतनी बार मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, मैप उठा के रख दो जब चाहिए। इस समय 1773 में इंग्लैंड के 3 पॉइंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली 3 पॉइंट पे एक्टिव थी इंडिया में, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। ये 3 इनके मेन सेंटर थे जहां पे इनकी कंपनियां थी बड़ी बड़ी। ओके, और तीनों एरिया अलग थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, किसी का किसी पे रूल नहीं चलता था, ठीक है। और हर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वहां पे एक गवर्नर होता था। तीनों उसी की है, मर्चेंट इन्वेस्ट की 3 ब्रांचेस हैं, बॉम्बे ब्रांच, मद्रास ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, तीनों उसी की है। पावर में सेपरेट है, मतलब बॉम्बे अलग रूल कर रहा है। देखो मर्चेंट एंड जो कंपनी थे उनके मालिक यहाँ नहीं थे, मालिक तो इंग्लैंड में बैठे हैं, टोटल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो सब वहीं बैठे हैं, यहाँ तो खाली उनके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में 3 ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, कलकत्ता का गवर्नर, ठीक है। बट इनमें से कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं था, सब फ्री थे। ये तीनों डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते थे? इंग्लैंड, सीधे इंग्लैंड में रिपोर्ट की जाती। 1773 के एक्ट ने पूरी पिक्चर बदल दी। उसने क्या किया, इस गवर्नर, नॉक करो, इसने क्या किया, ये जो बंगाल के गवर्नर थे इनका नाम चेंज कर दिया।
पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, इनका नाम चेंज किया गया, इनको दे दिया गया गवर्नर जनरल। जनरल का मतलब है सबके लिए होता है, इंस्पेक्टर जनरल सबका है, ठीक है, सर जनरल, कैटेगरी जनरल सब आ जाते हैं, जो जहां बचे चलो जनरल। जनरल सबका मतलब सबका है, ठीक है, ऊपर वाला जनरल सबका है, ठीक है। नाम चेंज किया गया, गवर्नर जनरल कहाँ का है, ये बंगाल का है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये जनरल टर्म का मतलब आपको पता है क्या होता है, इनकी जो पावर्स थी बॉम्बे की और मद्रास की, इसको इनको दे दिया। अब बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट देता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेनेक्स की 3 ब्रांचेस हैं, अहमदाबाद ब्रांच, अहमदनगर ब्रांच, महसाना ब्रांच, सून वी आर ऑफली 3 ब्रांचेस है, ठीक है। कमिंग सून टाइटल दे दो, 2-3 महीने में विल रीच। अभी पहले तीनों इंडिपेंडेंट, तीनों से डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करते हैं, वहां पे 3 तरह के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे। अब तीनों जब मैं कोई सीक्रेट तो होने एक टाइम 3 जगह रहूंगा, वहां बैठा आदमी मुझे रिपोर्ट कर रहा होगा, पर ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, तीनों सिर्फ मुझे रिपोर्ट करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो हेड ब्रांच है अहमदाबाद, यहाँ पे जो बैठता होगा ना ऑफिस में, उसको बोल दिया कि भाई तू आज से जेनेक्स का जनरल। तो अब गांधीनगर वाला और महसाना वाला किसको रिपोर्ट करेगा, इससे, और वो सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ है। कलकत्ता वाले को रिपोर्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास। यही एक्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट जो प्रोविजन है कि बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल was changed as governor general of Bengal, and they made the Bombay and Madras made subordinate to the governor of Bengal, ठीक है। छापे थोड़ा छापे, ये सारी चीजें बुक्स में नहीं होगी, ये मैं लक्ष्मीकांत में भी नहीं है। आप लोग सोचते हो लक्ष्मीकांत सर मजा आ जाएगी, वो छोटी बुक है, सही बता रहा हूँ। लक्ष्मीकांत देखा दीदी? दीदी आपने लक्ष्मीकांत देखा? डर जाते आप लोग, बोलते इतनी मोटी बुक। लेट मी टेल यू, दैट इज अ बेसिक बुक। लक्ष्मीकांत से आपको बेसिक्स मिलता है, उसके बाद तो पॉलिटिक्स शुरू होती है। हम लोग तो वो लक्ष्मीकांत हो जाएगा, काम हो जाएगा। लक्ष्मीकांत बेसिक्स बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं है इस साल मेंस में लक्ष्मीकांत से, एक भी नहीं। चेक करो कोई लक्ष्मीकांत, एक भी क्वेश्चन नहीं था मेंस का। लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, उसके बाद तो पढ़ाई शुरू होती है। जब हमने पढ़ना शुरू किया था ना, जब तक लक्ष्मीकांत के पेज येलो नहीं हो गए थे तब तक नहीं छोड़ा था। पेज बाय पेज याद है। आज मेरे पेज में बता दूं कहाँ पे क्या लिखा है, इन लोगों का एक्सपीरियंस है। इनको मैंने डाउट्स पूछे, मैं पेज नंबर बता दो, टॉपिक तो बता दो कहाँ लिखा है। येलो कर दिया था पेज, फिर पता चला बे हाँ ये तो सिर्फ बेसिक है, इसको क्यों रटता हूँ, तो कुछ काम का रटते हैं, फिर और रटना चालू किया। तो कुछ चीजें लक्ष्मीकांत ने नहीं लगी, लिख लेना, लिखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें पहला लिखिए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। It was the first step, it was the first step towards regulating the affairs of East India Company in India. Affairs of East India Company in India. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। It centralized, started the process of centralization. It
started the process of centralization. It started the process of centralization. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें प्रोविजंस, मतलब क्या क्या लिखा था इस एक्ट में। प्रोविजंस, फर्स्ट, the governor of Bengal was renamed as Governor General of Bengal. Governor General of Bengal. Second, the Governor of Bombay and Madras, the Governor of Bombay and Madras made subordinate to अब पूरा मतलब ना, गवर्नर जनरल को जीजी लिख दो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े फिर। जी मैम। एब्सोल्युटली ट्रू, आई एग्री। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना चाहिए था, इंडिया में रूल था इनका मैम। 1773 में ब्रिटिशर्स के पास बंगाल के सिवाय कुछ था ही नहीं, तो पूरे इंडिया का कहाँ से बनते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तब तो सब थे, मुगल, मराठा, टीपू सुल्तान, हैदर, सब बैठे हैं, तो उस समय उतने ही एरिया में रूल था, तो उतने के गवर्नर जनरल। फ्यूचर में होगा, जैसे 1833 में पूरे देश में रूल बन जाएगा, बोलेंगे नाउ वी आर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब इंडिया हमारा है। ठीक है, क्या आगे चल सकते हैं? जी मैम। किसको, इनको वापस क्यों नहीं बुलाया? ओके, हाँ, गुड क्वेश्चन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस क्यों नहीं भेज दिया? एब्सोल्युटली, मोनोपोली उन्हें दी है, छीन भी सकते। देखिए, चाहते तो पार्लियामेंट वापस बुलाना ही, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत हैवी ब्राइब ऑफर किया, बहुत पैसा खिलाया पार्लियामेंट को कि हमारी मोनोपोली रहने दी, समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ब्राइब दी गई इस चीज को करवाने के लिए, तो रेगुलेशन किया गया ना कि उनको कंप्लीटली हटाया गया। व्हाट शी इज सेइंग, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस क्यों नहीं बुला लिया, खुद और किसी को भेज देते या खुद रूल कर लेते। पार्लियामेंट खुद क्यों नहीं कर रही है? करेगी फ्यूचर में होगी, जैसे उसको जरूरत लगेगी पक्का आएंगे, पर अभी पार्लियामेंट नहीं चाहती इंडिया में इंटरफेयर करना, क्योंकि उतना बड़ा एरिया था नहीं, बंगाल का छोटा सा एरिया उनके पास, इसलिए अभी उन्होंने रेगुलेट करना चाहा। हम देखेंगे जैसे 1857 आते आते उनको लगा कि पूरा इंडिया रूल कर रहे हैं, तो बोले अब तुम हटो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम डायरेक्ट रूल करेंगे। ठीक है, अब मोनोपोली भी हटा रहे हैं, शुरू को 20 सालों को सब हटा देंगे, सब खाली। क्या आगे बढ़ सकते हैं? पक्का इसमें आगे लिखिए फिर। अच्छा हाँ, कुछ पता रहा, एक बेचारा बुढ़ा आदमी इसके जैसा कॉलेज गया था, बहुत भाग दौड़ करता, पूरा पसीना पसीना हो गया, तो घर पे ही चला जाता, कहाँ एक लेक्चर के लिए हैरान हो गया है। अरे पागल, लाइव था, देख लेता आराम से यार, क्या बच्चा तू इतना हैरान हुआ? तो मुझे नहीं, तू हैरान हुआ, मेरा क्या जाता है, मुझे क्यों सॉरी बोलो, मैं आओ, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं, चिंता ना कर, आज मैं मूड में हूँ। मेरा सब्जेक्ट शुरू हुआ है आज, कितने दिनों बाद मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, कितनी बैचेस हो गई, मतलब आई लाइक अधूरा था मैं, हाँ हाफ में छोड़ दिया था, नहीं लाइक आई वाज फीलिंग टू वेकेंड, आज मुझे जो मिल गया है लाइक मजे ही मजे, 1 घंटे और लेट आया यार बस। दैट डिपेंड्स। ठीक है, ये बेचारा बुढ़ा आदमी पहले ये एक बंगाल का संभाल रहा था, खुश था, हम दो हमारे 2 टाइप में, अब हम 2 के 2 और आ गए, इसका भी काम संभालना है ना। अब ये आदमी का बर्डन बढ़ गया यार,
और जब किसी एक के हाथ में पावर होती है तो गड़बड़ होती है। किसी महान आदमी ने कहा है किसी का सही कैरेक्टर चेक करना ना, उसके हाथ में पावर दे दो, फिर अपना सही आदमी बताता है क्या। ऐसा कुछ यहाँ था। वो गवर्नर बहुत झोल पानी करता था क्योंकि अकेला था पावरफुल, उसके सिवा किसी के पास पावर थी नहीं। तो ईस्ट इंडिया वहां से क्या किया, इंग्लैंड से बोले एक काम करो, सुनो अब अकेले काम नहीं करना है, आप तो रहोगे, आपके साथ 4 और लोग रहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो पहले एक गवर्नर जनरल एक आदमी पावरफुल था, अब उसे 4 लोगों की काउंसिल दे दी, बोले पांचों मिलके डिसाइड करो। इज दैट वेरी क्लियर? पहले अकेले आदमी फॉर्म में काम कर रहा था, सब पावर्स थी, इंग्लैंड ने सारी पावर छीन ली, बोले अकेले इतना पावरफुल नहीं हो सकता, गड़बड़ ये तो बहुत पावरफुल, डिवाइड योर वर्क, काम डिवाइड करो। एक तो बर्डन बढ़ा हुआ था क्योंकि इसकी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी, इसलिए वर्क को डिवाइड कर दिया गया। और वर्क को डिवाइड करने के लिए और किसी एक की अथॉरिटी को कम करने के लिए, क्योंकि अकेला मैं हूं, जितना करप्शन चाहूं करूं, कौन मना करने वाला है। अब 4 और हैं, एक आदमी तो ईमानदारी होगी है कि नहीं? आज सारा काम मोदी जी क्यों नहीं कर लेते? भाई जो कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए पण कर रहे हैं। मोदी जी इज लाइक ग्रेट। मोदी जी पोस्ट बहुत है, जैसे फोटो का मुझे से सीखना है। मेरे को मैं बहुत ट्राई करता हूँ बट मोदी जी इज लाइक एक्सट्रीम। तो फिर यार क्या मस्त मोदी जी, मतलब प्रॉपर ऐसा। अभी वहां गए थे कच्छ में इनॉग्रेशन के लिए, क्या भाई क्या हैवी आदमी है, 65 के होंगे कम से कम, बट अब ऐसा सपनों में खोई पोज दे रहे हैं, ऐसा पीछे बैठ के हाथ रख के। हाँ सही में, आई एम लाइक यार क्या गजब आदमी है यार, तो सीखना चाहिए। 65 के हीरो, अब तुम लोग देखो 22 की उम्र में बुढ़े। मोदी जी सीखो यार, प्राइम मिनिस्टर है। अभी वो सारा काम अकेले कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, नहीं करना की बात अलग है। वैसे वो आदमी अकेला सब करता था, करप्शन का पता नहीं, बोले 4 आदमी और रखो फिर करो, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को 4 मेंबर्स की काउंसिल दी गई, जिससे वर्क भी डिवाइडेड है और थोड़ा अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो जाती है। देखेंगे गवर्नर जनरल was provided with 4 members council, ठीक है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? अंग्रेज कौन से धर्म के थे? इंडिया में कौन से धर्म का रूल चल रहा था अभी? मुस्लिम। हमने बोला ना शरीयत का लॉ चल रहा था। अब तुम सोचो क्या कंडीशन है, रूरल क्रिश्चियन है, उसको डिसीजन कौन से रिलीजन से लेना पड़ रहा है? शरीयत के लॉ, मुस्लिम। ऐसा कैसे चलेगा? बोले नहीं ये नहीं चलेगा, अपना कुछ लाओ, लीगल सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम। बोले अपना लाओ, इनका नहीं। यही रीजन था कि इन 1773 के एक्ट में अंग्रेजों ने बोला कि हमें एक काम करना है, पर इनको हटा दूं। हमको एक काम करना है, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बनानी है। सुप्रीम कोर्ट तब बनी, आज वाली नहीं है, दिल्ली वाली नहीं, साहिब डुप्लीकेट सुप्रीम कोर्ट थी, इसके पास कोई पावर वावर नहीं था, नाम की सुप्रीम कोर्ट, पर नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। हाँ, क्योंकि उस समय वो एक ही कोर्ट थी, वो सबसे बड़ी थी, तो मैं सुप्रीम है ना, इसलिए सीरियसली। और कोई कोर्ट था नहीं, पहली कोर्ट थी ना, मैं ही हूँ, मैं ही सुप्रीम। एक और श्रद्धा मिल गई मुझे। अच्छा ना, 2 श्रद्धाएं, अब खुशी माहौल रहेगा। हाँ भाई ये बोरिंग लोग से मैं थक गया यार, इसका मुंह देख के मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, है ना। देखो वो भी आ जाती है। सुबह 8 का लेक्चर हो, आदमी फ्रेश मूड से नहा धो के, मैं आता हूँ, तुम डायरेक्ट नहीं आते, बात अलग है। मैं नहा धो के घर से निकला, चलो आज अच्छे से पढ़ाएंगे, और सुबह सुबह इसका दर्शन, अरे डिप्रेशन शुरू। जीवन मिला है, एक ही मिला है, पता नहीं कब तक जिंदा रहने वाला।
कोई भरोसा नहीं है सर, अभी गाड़ी चलाई खत्म, 2 मिनट का कहानी। खुश रहो। तो फिर खुश रह लो यार, एक लाइफ मिली है, उसको हैप्पीनेस से जीना चाहिए। क्यों किसी बात का टेंशन लेना, एक ही तो है, जी लेते हैं। बहुत अच्छा डायलॉग है, जी लो नहीं तो खत्म हो जाएगी ये जिंदगी। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। चलो, सुप्रीम कोर्ट क्लियर है, गुड। सुप्रीम कोर्ट नाम था, काम नहीं था। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट टू नो, किसी बुक में है नहीं, बट अगर यूपीएससी कभी क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मतलब इनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ ब्रिटिशर्स पे था। ये कोर्ट इंडियन के केसेस नहीं लेती थी, ओनली ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट। आई नो ये किसी बुक में नहीं, कहीं भी नहीं, बट इट इज अ फैक्ट। इसका हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में या उनके ऑफिसर्स का जो भी प्रॉब्लम था, ये सिर्फ उनका जुरिसडिक्शन में था, बाकी कहीं भी नहीं, किसी भी बुक में नहीं। लक्ष्मीकांत शुक्ल लिख देता कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बवाल मचाया है। पहला प्रॉब्लम क्या, इसका जुरिसडिक्शन सिर्फ ब्रिटिशर्स पे था, नॉट इंडियन सब्जेक्ट, पहला। दूसरा, सिर्फ कलकत्ता में था, बॉम्बे या मद्रास कहीं नहीं, इवन पूरे बंगाल में नहीं, ओनली कलकत्ता। ये पहले नहीं बोला था अंग्रेजों ने, पहले बहुत परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट बनाया और भेज दिया, जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया और भेज दिया, पर्पस नहीं बताया खाली बना के भेज दिया, बोले जाओ दीदी अब ढूंढो जिंदगी का मतलब क्या है। वही इनके साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर भेज दिया, बोले जाओ संभालो। हाथ बाबू समझ रहे हो? बट यहाँ जीवन में तकलीफ ये कि तुम पैदा होते तो माँ बाप ने बोला आईएएस बनेगा, बोले हाँ ठीक है, पर्पस आईएएस बनेगा। फिर जब रियलिटी क्लास में बैठे पता चलो, ओ माय गॉड ये मेरा नहीं था, ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ वो रियलाइजेशन होता है, बट थोड़ा देर बाद होता है, फिर अब हम अपना पर्पस ढूंढते हैं। वैसे यहाँ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बनाया भेज दिया, बोले जाओ। ये नहीं बताया कि खाली कलकत्ता में काम करना है, बंगाल में करना है, कहाँ करना है। और यहाँ बैठा था एक आदमी जिसके साथ धोखा हुआ है, मानो या ना मानो हुआ है, गवर्नर जनरल। वो देखो कैसे हुआ बेचारे साथ, पहले लॉ उसका, जुडिशरी उसकी, सब कुछ अपने हाथ में, ही इज ऑल पावरफुल। उसका अधिकार छीन लो, लेकिन कोई अपना अपने से कुछ छीनने बुरा तो लगता है ना, उसको वही लग रहा है दोस्त। जज का अधिकार छीन लिया, बोला नहीं अब नहीं, अब जजमेंट कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर जनरल नाराज हो गया, बट गवर्नर जनरल बहुत चालू पीस था, उसको पता लिखा तो नहीं है कहां तक। तो उसने क्या बोला, भाई देख सुप्रीम कोर्ट, तेरा ज्यूरिसडिक्शन मतलब तेरा पावर सिर्फ कलकत्ता में है, कलकत्ता के बाहर बंगाल या किसी और जगह तेरी कोई नहीं चलने वाली। अगर बॉम्बे से कोई भी केस आता है तो मेरे पास आएगा, ना कि तेरे पास। लॉजिक समझ रहे हो मैडम? समझते हैं नहीं ना? कोई कुछ अभी इनको पता भी नहीं वहां पे लोग यहाँ क्या चल रहा है, बताता भी सुन के लोग। नहीं कोई आदमी नहीं बना रहा मैम, वो पोजीशन बना रही है, ठीक है। कोई किसी को हम तो आज मैं इसको एक ऐसे नैरेटिव वे में बता रहा हूँ, उस समय वाला कहानी चलती थी, उस समय वो पावर स्ट्रगल था, आज भी नहीं। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट चाहती है मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, गवर्नमेंट चाहती है मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, दोनों में स्ट्रगल चलता है। शरीयत का लॉ क्यों करेंगे मैम, क्यों करेंगे? एक क्रिश्चियन मुस्लिम का लॉ क्यों अप्लाई करें? हाँ एग्जैक्टली। रूलर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे रूलर कौन है, हम या फिर इंग्लैंड? इंग्लैंड, समझ रहे हैं? इसलिए हमारा डिसीजन डजंट मैटर, वी आर नाउ सब्जेक्ट, दे आर दी रूलर्स। वो डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट को क्या करना है। समझ पा रहे मेरी बात? हमें आज हम डेमोक्रेसी में हम कह सकते हैं हम आंदोलन करेंगे, उस समय आंदोलन नहीं तो सीधे गोली मारते थे, आंदोलन के अंदर गए थे सीधे फांसी में पब्लिकली लटकाएंगे।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? डेमोक्रेसी में आंदोलन होता है, राजतंत्र में नहीं होता। वहां पे हम सब्जेक्ट हैं और वो लोग, ठीक है। तो वॉट एवर दे आर डिसाइडिंग इज द फेथ ऑफ आवर कंट्री। ओके, हाँ पूछो पूछो, खोल के पूछो, कोई बात नहीं। इस फील्ड में ये तो बड़ी अच्छी बात है कि क्वेश्चन आने चाहिए, तभी तो मजा आता है। पूछ। बिल्कुल किया था ना, मंगल पानी का तो सीधे फांसी पे लगता है। हाँ, ये जो आप बोले किस कौन करेगा फिर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट अभी करेगी, बताता हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के खिलाफ जाएगी, देखते हैं क्या होता है आगे। चले चलो समझिए, यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल होने वाली है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या बोला, देख सुप्रीम कोर्ट तू खाली कलकत्ता तक है, बाकी एरिया का पावर मेरे पास है। इसको हम एपेलेट जुरिडिक्शन कहते हैं। एपेलेट मतलब अपील वाला, कि बॉम्बे से अगर कोई अपील आए तो वो मेरे पास आएगी। सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं पावरफुल हूँ। विवाद हुआ, विवाद किसके पास जाएगा? इंग्लैंड। अब देखो गए थे वहां पे, अब देखो वहां डिसीजन होगा। इस समय गवर्नर जनरल था ना, बहुत चालू पीस, हेस्टिंग था, बहुत चालू पीस। इंग्लैंड गया, बहुत पैसे खिलाए, प्लस वहां की अथॉरिटी को क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, समझ रहे हो? वहां उनको भड़का दिया, वहां से एक ऑर्डर लेके आया इंग्लैंड से कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन खाली कलकत्ता पर, और पावरफुल अगेन कौन है? गवर्नर जनरल। वहां पे थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि इसी का रेटिफिकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1773। एब्सोल्युटली, इसमें मतलब सिर्फ नाम का था, मैंने पहले बोला काम वाली आएगी, बाई नहीं सुप्रीम कोर्ट। काम वाली सुप्रीम कोर्ट 1935, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो आएगी, ठीक है। अभी आप लोग के मन में बहुत कसमकस हो रही है, आई नो दैट इज नॉर्मल। मैं भी पढ़ते समय ऐसे ही हैरान था कि ये क्या चल रहा है, कोई कैसे भी पावरफुल हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि जमाना वो है जब एक राजा अपनी मर्जी पर पूरी दुनिया चलाता है। ये वो टाइम है ना सर, जहाँ एक किंग सब कुछ चला सकता है। गवर्नर जनरल वाज जस्ट लाइक ए किंग, पावरफुल था। इस समय मत्स्ययान का रूल चल रहा है कि जो पावरफुल है वो सक्सेसफुल रहेगा। ओके, इसलिए वो सिस्टम चल रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, कि एक आदमी बहुत नहीं तो राजा के खिलाफ भी बोलना चाहिए ना। ये राजा लोग भी क्या क्या पागलपन करते थे। औरंगजेब आया बोला सब हिंदू टैक्स देंगे, हिंदू का मंदिर तोड़ रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि ऊपर वो अथॉरिटी है। ये है, मेरे को मालूम है, मेरा ही मेरे को चिपका रही है। चले आगे, ये लिखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, but it was not powerful, it was not powerful। भाई करप्शन बहुत था यार, उसका भी कुछ करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? इस रूल में लिख दिया गया कोई भी फॉरेनर, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अथॉरिटी किसी भी लोकल से कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा। गिफ्ट के नाम पे जो चूना लगाते हैं ना, अलाउड नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे आज हमारे यहाँ होती है यूपी से कौन कौन है, तो पूरा ऐसा हाथ खड़ा करो, ऐसा प्रॉपर दिखना चाहिए मेरे को, नालायक को प्राउड होना चाहिए। तुम लोग यूपी से इंडिया के सबसे बड़े स्टेट से सबसे पॉपुलर स्टेट से, बिहार, राजस्थान, मैं हर जगह का हूँ, मैं जनरल हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तान हूँ, काबुली, समझे? मैंने इसलिए पूछा कि यूपी में आज भी इन 2022 डाउरी चलती है, खुलेआम चलती है। अभी भैया का रिश्ता हो रहा था, पहला मेरे पिताजी एजुकेटेड आदमी है, पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्या मिलेगा? हाँ, तो फिर अरे अच्छा खासा रेट है, IAS का तो बहुत हाई रेट चलता है। हाँ, सही बात है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, इसको इतना नहीं मिलेगा, कम पगार है। 7th, अच्छा सेंटर वाला 7th पे वाला ज्यादा 20 लाख का फिक्स है, प्लस मारुति।
ब्रो बहुत इज्जत है हमारी, बहुत पैसा है, मतलब प्रॉपर बिकते हैं, मार्केट है लड़कों की मार्केट, समझो। लेकिन डाउरी तो इलीगल इंडिया में कैसे दिया? गिफ्ट। हम कहाँ खुद दे रहे हैं, वो तो अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे चलता है। पहले से ही यहाँ पे करप्शन तो बंद ही था भाई, आप करप्शन कर नहीं सकते। तो हम वो क्लाइव रोज आता था, वो तो यार कुछ गिफ्ट नहीं देगा आज, वसूली पे रोज गिफ्ट लेने आता था। इसलिए ये क्लियर लिख दिया गया, जैसे आज है। देखो समझने की कोशिश करना, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन उसी समय से बना। आज के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई भी सिविल सर्वेंट एक लिमिट की मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा की गिफ्ट लेता है तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाती है। अगर आप कल किसी आईएएस की ज्यादा खुशी को उसको 1 लाख का चेक फाड़ के दे दो, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो लेगा तो वो पैसा कहाँ जमा होगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, वो उसके पर्सनल मनी नहीं है। ये सब कहाँ शुरू होता है? 1773 के एक्ट में पहली बार ये लिखा गया, नो ऑफिसर कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इससे करप्शन को कर्व किया गया, कंट्रोल किया गया। देखिए, टेकिंग एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, टेकिंग, यस इसमें 77 ना मेरी जान, 77 लिख, टेकिंग एनी काइंड ऑफ गिफ्ट फ्रॉम लोकल is prohibited। कोई गिफ्ट नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए आगे। कोई नहीं ले सकता, नो अथॉरिटी। ठीक है, और एक काम किया गया कि भाई तुम लोग एक काम करो, हमें एक एनुअल रिपोर्ट भेजो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ट्रेड कर रही है, कितना कमा रही है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी ना। 1 मिलियन का लोन लेने तो गए थे, तभी तक कांड शुरू हुआ सबके सब, ये सब जितना हुआ है। तो व्हाट वी सेड वहां पे पार्लियामेंट में कि हमें एक एनुअल रिपोर्ट भेजो कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, अब यहां से एक और युद्ध शुरू है, इसलिए बता रहा हूं, लिखेंगे a report was asked to submit, a report was asked to submit। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे 2-3 पंगे हो गए। पंगा नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच का पंगा, याद है ना? ये बोली मैं पावरफुल, ये बोला मैं पावरफुल, तो ये नहीं चलेगा दोस्त। इसीलिए 1773 के एक्ट को सुधारना पड़ा, उसमें एक अमेंडमेंट करना पड़ा। ये टर्म अमेंडमेंट आपको पूरी जिंदगी परेशान करेगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधारना, कुछ चेंजेस लाना। इसीलिए 1784 एक अमेंडमेंट लाया गया। ये एक सेपरेट एक्ट नहीं था, ये कोई नया एक्ट नहीं था, ये एग्जिस्टिंग एक्ट में एक अमेंडमेंट था। जिस समय वहां पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पिट्स, उन्हीं के नाम पे आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पहले इसको सुधारा गया। ठीक है, इसको सुधारा गया। क्या लिखा इसमें? लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है सिर्फ कलकत्ता तक, मतलब क्या नाम मात्र की थी बेचारी, ऐसे बना के रखा था इसको। सेकंड लिखा गया कि पूरा जो भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब बॉम्बे या मद्रास से जो भी केसेस जाएंगे वो जाएंगे गवर्नर जनरल के पास। ओके, और अब देखो जब कोई आदमी जज होता है ना तो उसमें बड़ा ईगो होता है। ईगो मतलब क्या? न्याय के लिए काम करना चाहता है। और ये मानिए ना मानिए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, ये वेस्ट साइड से ज्यादा निकला है। ये इंग्लैंड इसका दिया हुआ है। बहुत लोगों ने काम किया है, जॉन रॉल्स, इमैनुअल कांट, मैकियावेली, बहुत लोगों ने काम किया है इसके पीछे। थ्योरी ऑफ जस्टिस तैयार हुआ है, व्हाट शुड बी जस्टिस।
तो जो जज होते हैं उनमें बड़ा दिमाग होता है कि मैं जस्टिस करना है। वो इंडिया है, अब इंडिया में तो चल रहे हैं अंग्रेज जो मन क्या वो कर रहे हैं। तो इंडियंस ने केस किया ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट। समझो कैसे, मान लो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर, ये करप्शन कर रहा है, ये इंडियन है, इसने देखा, ये जाके कोर्ट में केस करती है कि सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर के करप्शन कर रहा है। वो जज जो बैठा है वो यहाँ न्याय करने आया है, ये जज है तो सजा दे देता था। इससे हुआ क्या, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल धीरे धीरे वीक होने लगा। अब ऑफिसर्स या पुलिस वाले ये सब जबरदस्ती नहीं कर पा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बैठी थी संभालने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो मन चाह नहीं चल रहा, अब समझिए आप धीरे धीरे यहाँ गड़बड़ हो रही। इसके लिए गवर्नर जनरल गया था इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाके क्या बोला, ये सुप्रीम कोर्ट सब गड़बड़ कर रही सर, काम नहीं करने दे रही हमको। तो इंग्लैंड से क्या ऑर्डर पास किया पता आप लोगों को, बोला कि सुप्रीम कोर्ट का कंपनी के ऑफिसर्स के ऑफिशियल कैपेसिटी पे कोई राइट नहीं। मतलब अगर कंपनी का कोई ऑफिसर वो अपनी पोस्ट पे रह के कुछ भी करता है तो उसका डिसीजन गवर्नर जनरल लेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। टेंशन खत्म। आपको पता है ये आज भी है हमारे देश कि अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब प्रेसिडेंट रहते हुए कुछ भी करता है तो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं। अगर वो कल जाके आपका मर्डर कर दे, पुलिस नहीं अरेस्ट करेगी बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट। फिक्स नहीं होता, वो फिर से जीत गया तो he can be arrested only जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से उतरे। मान लो फिर से इलेक्शन जीत गया तो क्या करेंगे ना, मर जाएगा बेचारा तब तक वो भगवान के पास चला जाएगा भाई। कहने की बात है, आई नो प्रेसिडेंट कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि बहुत गौरवपूर्ण पद है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सबसे बड़ी पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनली वो इंडिया में, बहुत रिस्पेक्टेड लोग वहां बैठते हैं। आज तक छोटा सा कोई चार्ज नहीं लगा किसी भी प्रेसिडेंट को, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आज तक कोई बहुत बड़े केसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, एक आध दो को एक्सेप्शन में छोड़ दीजिए। अभी हमारे देश में आज तक कोई भी इतने बड़े पे पोस्ट पे बहुत बड़े केसेस में इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज प्राउड, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। क्या इतना क्लियर आप लोग माइंड? ये तब से शुरू हुआ कि अगर कोई भी ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लेके काम करता है तो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। और ये कब पता चला? 1784। किसके एफर्ट से? गवर्नर जनरल गया था इंग्लैंड, वहां से सारी परमिशन ले आया भाई अगर हम लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में लेके कोई भी काम करें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सुप्रीम कोर्ट। कि गवर्नर जनरल वहां गया, क्या बोला, अक्सर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट करनी नहीं देती। ठीक है, यही चेंजेस आए हैं फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। लिखेंगे, अच्छा सॉरी 84 में एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ आएगा। हाँ नहीं, अब इंडियन का पावर दे दिया, ब्रिटिश का डिसीजन ले सकते हैं, खाली ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं ले सकते। वो चोरी कर रहा है, मारा मारी कर रहा है तो करो, हाँ बट किसी को कोई ऑर्डर पास किया उसने तो उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं होता। मान लीजिए, समझिए, कोई आदमी किसी एरिया का कलेक्टर है, डीएम, वो एज ए कलेक्टर एक ऑर्डर पास कर रहा है कल से सबको ये टैक्स देना है, तो पहले इंडियन क्या करते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, बोले सर ये टैक्स ही गलत है। तो अब ये क्या हो गया भाई, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ऑर्डर आपको दे रहा था आपको मानना है, हाँ वो पर्सनल चोरी करे, मारामारी करे, किसी अंग्रेज, एक अंग्रेज दूसरा अंग्रेज से झगड़ा करे, तो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। देखेंगे अमेंडमेंट इन 1773 एक्ट, दैट इज फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781। पहला, इट लिमिट्स the power of Supreme Court and restricted its jurisdiction to Calcutta only. Okay, next किसी में
it limits the jurisdiction as Supreme Court cannot take any case involving official capacity of officers. Okay, अब समझते हैं धीरे धीरे क्या केस हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डर था कि शायद ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारा पावर खत्म ना कर दे और सीधे आके रूल ना करने लगे इंडिया पे, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो प्राइवेट कंपनी तो इंडिया पे रूल कर रही है, बहुत पैसे कमा रहे हैं इंडिया से, मोनोपॉली है, एक्सट्रीम मनी अर्न कर रहे हैं। तो ये डरते थे कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि हमारी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या इंग्लैंड सीधे आके इंडिया पे रूल करने लगे, हमें बीच से हटा दे। एज एजेंट ही काम कर रहे थे ये लोग, ये डरते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक चार्टर प्रेजेंट किया। चार्टर मतलब एक लॉ बुक और रूल बुक और डिमांड्स। इन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में अपनी डिमांड रखी, सर ये हमारी डिमांड्स है, और इन्हें एक्सेप्ट किया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्होंने अपना एक ऑर्डर बुक निकाला, अपना एक रूल बुक निकाला। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं चार्टर। इसलिए अभी तक चल रहा था रेगुलेशन, अब होगा चार्टर। अब वन आफ्टर अनदर ऑर्डर्स आएंगे फ्रॉम इंग्लैंड कि ये अब का ऑर्डर है, ये अगला ऑर्डर है, इसलिए इसको नाम दिया गया चार्टर्स एक्ट। यहां से नाम बदल रहा है, द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1784, क्योंकि अब वो चार्टर निकाला जा रहा है, ऑर्डर बुक निकाली जा रही है कि देखो आपसे आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। एग्जैक्टली, पार्लियामेंट ब्रिटिश काम। अब वहां से इनको ऑर्डर्स मिलने का, आपको ऐसे काम करना है। पहले तो रेगुलेट करने की कोशिश की गई, नहीं माने तो अब ऑर्डर पास किया जाएगा। क्यों नहीं माने, जरा समझो। याद करो वो जमाना जब इनको कहा गया था कि आपको एक एनुअल रिपोर्ट देनी है, याद है? अब ये लोग बड़े होशियार, क्या दुनिया भर कर रहे थे, तो कोई रिपोर्ट भेज नहीं रहे थे। इनको लगा क्या कर लेगी पार्लियामेंट, पैसे खिला देंगे। अब पार्लियामेंट गर्म हो गए, एक ऑर्डर पास किया, बोले एक काम करो, आप अपने पावर को अलग करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अलग अलग काम होंगे, ध्यान से सुनना। पहला काम, इन्होंने कहा कि एक नया बनाओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक बॉडी बनाओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो सेपरेट काम करो, एक बनाओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बनाओ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। पार्लियामेंट कह रही है कि देख बेटा, कंपनी इधर आ, तो इंडिया क्यों गई थी? ट्रेड करने, पैसा कमाने, तो वो करना। इसीलिए ऐसा केजरीवाल जी कहते हैं तो करो ना। केजरीवाल जी नहीं बोलते, क्यों नहीं पकड़ते, पकड़ो ना। केजरीवाल जी गजब है भाई। केजरीवाल, मोदी जी आप ऐसा कहते हो तो कब करोगे? केजरीवाल जी गजब आदमी है। अभी गुजरात में घूम रहे हैं, नहीं जीतने वाले, यहाँ नहीं जीतेंगे भाई। पंजाब अलग था, गुजरात अलग। गुज्जूस आर वेरी पॉजिटिव, जो मोदी जी गवर्नमेंट एवा છે પણ આપણા છે, ठीक है? वी वोट फॉर मोदी जी ओनली। अच्छा, आपने एक नोटिस नहीं किया, इस समय इंडिया में हर बड़ी पोस्ट पे हम हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारा,
सबसे बड़े बिजनेसमैन सब हमारे, अंबानी अडानी किसी को भी पकड़ लो सब हमारे साहब। गुज्जू सर रॉकिंग, ये गुज्जू सर वेरी पॉजिटिव, वैसे कितना भी झगड़ा करे, जहां बात देश की आई, अब की बार मोदी सरकार, तो फिर गुज्जू रॉक, गुज्जू की बात ही अलग है, समझो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जो कंपनी के अब ट्रेडिंग पर्पस को देखेंगे। बोले कॉमर्शियल जो भी पर्पस है आपका, कितना ट्रेड करना है, किससे ट्रेड करना है, कहां करना है, ट्रेड मतलब व्यापार, वो अब कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक्चुअली कौन सा पता है आपको? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जो वहां बैठे थे इंग्लैंड में, बोले तुम डिसाइड करो तुमको किससे ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है। और ये जो तुम लोग एरिया पे कब्जा करके बैठे हो ना, ये तुम लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हो, मालिक बन के बैठे हो, वो नहीं चलेगा। बोले इसके लिए ये बॉडी बनाओ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी अपॉइंटमेंट हम करेंगे सीधे पार्लियामेंट से, समझ रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड कॉमर्शियल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। बोले अब रूल करने का काम इनका होगा, आर्मी पुलिस अब ये संभालेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? पार्लियामेंट। फिर हंस के पार्लियामेंट में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखा, बोला पहले बोला था ना रिपोर्ट भेज दो, इज्जत से भेज दिया होता तो तुम्हारे साथ ये ना होता, क्योंकि अब क्या हुआ, पूरी पावर्स छीन ली, इनको दे दी। बोले अब ये हमें रिपोर्ट भेजेंगे हर साल कि इंडिया में क्या हो रहा है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट। अगर नहीं भेजा रिपोर्ट तो चलो तुम भी हटाओ, कुछ नया लाएंगे, इस तरह बोल। अब देखो, अब हमें एक चीज देखने मिल गई, अगर आप सही में कॉमन सेंस लगाओ और चीजों को एनालाइज करो, तो बेटा एक चीज याद रखना, इस साल जो जीपीएससी का मीन्स दिया या जो यूपीएससी का मीन्स दिया, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। हर चीज को एनालाइज करना, उसकी डीप जड़ तक जाना, उसके बिना कितनी भी किताबें पढ़ लो मीन्स नहीं लिख पाओगे। इसलिए हम सिंह कितनी भी क्वेश्चन पूछो, वो तुम्हारे अधिकार हैं, वो आपके राइट्स हैं। क्लास में अगर डिबेट और डिस्कशन ना हुआ तो क्या बोरिंग क्लास है यार, फिर तो मैं अकेला बकवास करते जा रहा हूँ। लेकिन जो भी क्वेश्चन है मन में, सिली क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, डजंट मैटर, डिबेट एंड डिस्कशन मैटर्स, उससे क्लास बनती है, उससे अंडरस्टैंडिंग आती है चीजों को। कि किसी के अंदर मन का एक सिली क्वेश्चन शायद कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खोल कर दे, है कि नहीं? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हमें क्या पता चले, हमें पॉलिटी तो पढ़ना है, पर उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप होगा समझो। अब धीरे धीरे क्या दिख रहा है, इससे पहले पार्लियामेंट इंग्लैंड में बैठ के इंडिया में रेगुलेट कर रही थी, बट अब वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है। अब पार्लियामेंट धीरे धीरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पे कब्जा जमाना चाहती है, तो देखो उसका फंक्शन अलग कर दिया है। बोले अब तुम यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे, वो हम करेंगे। कैसे करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन छीन लिया, बहुत अपोजिशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टर्स ने, बहुत, बोला जो करना कर लो, ज्यादा बोलोगे मोनोपोली खत्म कर दूंगा, समझ रहे हो? तो इस समय चॉइस दिख रही है, मोनोपोली खत्म करना है कि ये करना है। बोले पैसा कमाने आए ना, मोनोपोली रहने दो, ये कर दो। हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1784 ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ट्राई कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कब्जा करने। सिनेरियो बदल रहा है। पहले उनको लगा कि इंडिया एक छोटा सा कुछ है, इन लोगों के पास छोटी सी जगह है, उसमें व्यापार कर रहे, करने दो, हमारा क्या जाता है। पर 84 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जीत चुकी है कंप्लीट। नीचे मैसूर पे सेकंड मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर हो चुका है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पावरफुल प्रूव कर चुकी, और इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इंडिया पे रूल करने वाले। और जैसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट देख रही है, उसको लगा इस पे कब्जा करता है। आधा काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी थी ऑलरेडी जीत बीत के, अब धीरे धीरे उस पर कब्जा चलेगा। जब हम टाइम क्या देखना, 1784 ऑनवर्ड्स धीरे 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 कब्जा किया जाएगा। और ये कब्जे का पहला स्टेप,
दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी एक्ट में इंडियन टेरिटरी, इंडिया की प्रॉपर्टी को ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रॉपर्टी बताया, यूज किया ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी। इससे पहले लिखते थे इंडिया की टेरिटरी या इन मुगल एम्पायर, अब वो एक्ट में क्या लिख रहे हैं, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, मतलब अब ये हमारा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? पहले उनका हिम्मत है मुगल से डायरेक्ट पंगा ले कि हमारा है तुम्हारा नहीं, अब वो डायरेक्ट खुल के बोले ये जमीन हमारी है, लूट लिया हमने, क्लियर वर्ड यूज किया, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड, हमने ऑक्यूपाई किया, हमने कब्जा किया। वो पहली बार 1784 में किया गया इस एक्ट में, ये हमारा ऑक्यूपाइड जमीन है, अब से इसमें कंपनी के काम भी अलग अलग कर दिए गए, और उस ऑक्यूपाइड जमीन पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके, और ट्रेड एंड कमर्शियल पर्पस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इतना सबके माइंड में क्लियर है? 100% लिखें, लिखिए। चार्टर्स एक्ट ऑफ 1784, चार्टर्स, यस बेटा, 81 से पिट्स एक्ट, हाँ एक तो कुछ अमेंडमेंट एक्ट, पिट्स एक्ट एनएच क्या भाई, अमेंडमेंट एक्ट, हाँ एक सेकंड रुको, तुम गड़बड़ ना करो यार, रेगुलेटरी एक्ट 1784, जस्ट अ सेकंड, हाँ पिट्स इंडिया 1784। तो मुझे 81 क्वेश्चन लिखवाया था पिछले में, किसने करेक्ट करवाया था? हाँ वो सही है, अमेंडमेंट एक्ट 1784, ओके, इट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और नाम नहीं है, नाम सिंपल आएगा। 1813 से चार्टर एक्ट चालू होगा, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से हो गई, इसको पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट भी कहते हैं, बट मोर प्रिसाइज पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पिट्स के हाथ में था। इसी को चार्टर्स एक्ट ऑफ 1784 भी कहा जाता है, बट पिट्स उस समय प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उनके नाम पे दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, कोई एक्ट का नाम पिट्स इंडिया नहीं है, उस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है। आप पूछिए। हाँ देख बेटा, ये चार्टर एक्ट ही है, बट इसको पास करने वाला है प्राइम मिनिस्टर, हाँ दो नाम है, टू नेम किए गए हैं इसको, इसको आप पिट्स इंडिया एक्ट बोलो या चार्टर एक्ट ऑफ 1784 बोलो, ऑफिशियल नेम वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1784, निक नेम था पिट्स इंडिया, जब हम अपना एक ऑफिशियल नेम देते हैं, एक निक नेम देते हैं ना, तो दिस वाज द निक नेम, पिट्स प्राइम मिनिस्टर ने पास किया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ऑफिशियली कहीं भी से पिट्स इंडिया एक्ट नहीं कहा जाता, ऑफिशियली चार्टर एक्ट ऑफ 1784 ओनली, ठीक है, ठीक है, हमारी बुक्स में द फेमस बुक पिट्स इंडिया एक्ट लिख दिया तो सब उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलने लगते हैं, वो निक नेम था उसका, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, क्लियर है? तो पहला लिखेंगे, it separated the power of East India Company and made board of control for administrative purpose and court of directors for commercial purpose, ओके, और इसी में लिखेंगे, it is the first time when Indian territory was called British occupied territory, okay?
इस एक्ट के ऑब्लिक में इसका एक और नाम लिख लो, कहीं वो भी पढ़ लिया अपना दिमाग मत खा जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, ये भी इसी का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। इसका एक्चुअली नाम बहुत बड़ा था, इसको लिखना हो ना कभी इसको खाली गूगल पे सर्च करना, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग फॉर रिफॉर्मिंग इंडिया, ऐसा पूरा 8 वर्ड का नाम है, बहुत लंबा नेम है। अगर कभी टाइम मिले तो खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन कानून वेबसाइट पे चले जाना, उसमें इसका ओरिजिनल नेम मिलेगा, पूरा पेज भर जाएगा, इसका नाम नहीं खत्म होता। इसलिए इसको निक नेम दिया गया था पिट्स इंडिया, और कोई रीजन नहीं था, इसका नाम बहुत बड़ा था, एक्सट्रीमली बिग नेम, उसको निक नेम दिया पिट्स इंडिया। बोले छोटे में सुनाओ क्यों इतना लंबा बोलना, आगे चले। अब सिचुएशन समझो, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत सुना नहीं है, अच्छे दिन भी बहुत सुना, अब कोई नहीं बोल रहा अच्छे दिन। ऊंचू विकास, कहाँ ये विकास ढूंढो, मैं इसको मिल नहीं रहा है। आया था तब ऊंचू विकास बोलना चालू किया, 420 का सिलेंडर मिलता था, इतना विकास किया 1100 कर दिया, और विकास नहीं चाहिए दोस्त। 56 रुपए का मैं पेट्रोल भरवाता था, तब छोटा बच्चा हुआ करता था, अच्छा थोड़ा छोटा बच्चा हुआ करता था, ठीक है। उस उम्र में खुद के पैसे से कमाई गाड़ी चलाता था मैं, नालायक को, माँ बाप पे नहीं डिपेंडेंट था। बात करते 56 रुपए का पेट्रोल भराता था, बड़ा खुश रहता था, वाह 56 रुपए में जाओ, डेट पे जाके वापस आ जाओ। अब डेट पे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं, अब डेट पे पैदल जाता हूँ। अब डेट पे जाना था, चल चाय की टपरी पे जाते पीछे वाले, भैया पैदल जाओ बिना पेट्रोल खर्च की। क्या आदमी क्या डेट पे जाएगा, 105 हो चुका है, 95 तो अभी चल रहा है, 105 से पहुंच गया था ना भाई, ना हमसे ना हो पाएगा। अब डेट पैदल ही अच्छी है, तो लेट्स वॉक। वो अच्छे दिन दिख नहीं रहे, क्या है भाई, बाद में उठाऊंगा, अभी बिजी हूँ, अभी मैं मौज में हूँ। चलो समझ, आगे चला जाए। मैंने इसलिए बोला देश बदल रहा है क्योंकि इस समय सच में टाइम बदल रहा था। धीरे धीरे ब्रिटिश ऑक्यूपाई करने लगे थे हमारी पूरी कंट्री को। 1813 आते आते हमने पूरा बंगाल कब्जा कर ही लिया था, ठीक है। मैसूर पे भी कब्जा हो चुका था क्योंकि टीपू सुल्तान हार चुके हैं। 4th एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट हो चुका है, टीपू सुल्तान खत्म है। हैदराबाद के नवाब खत्म हो गए हैं। हमने मराठाओं को भी हरा दिया है। सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा बैटल 1802 1802 का सेकेंड बैटल, मराठा ऑलरेडी हार चुके हैं, अपनी सोवेरेंटी दे चुके हैं, मराठा खत्म। राजा रणजीत सिंह ऊपर खाली बैठे हुए हैं अभी भी, जम्मू कश्मीर लेके। सिंध खत्म, अफगानिस्तान खत्म, मतलब ऑल ओवर इंडिया पे लगभग ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। क्या पहली बात समझ पा रहे हो? ये सिचुएशन आज लगभग ऑल ओवर इंडिया पे ब्रिटिश का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। बट इसी समय देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा याद रखो, सब कंबाइंड है, तभी मजा आएगी पढ़ने में। बाकी रट्टा तो पूरी दुनिया मार रही है, रट मार के कोई पास गलत मुझे आके मिल लेना एक बार जिंदगी में। यूरोप में सर एक नया आदमी जन्मा है, फ्रांस में। कौन पता है आप लोगों को? पूरी दुनिया पर रूल किया था सर उसने, बहुत परेशान किया सबको। नेपोलियन आ चुका है, वो पूरे यूरोप में तहलका मचा के रखा है उसने। और उस समय कितना दुख की बात है ना, दुनिया में एक समय सबसे बड़े राइवल्स थे, सबसे लंबे टाइम तक, फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन, कट्टर दुश्मन। सोचो, आज वही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त। मतलब अगर कोई तुम्हारी दुश्मन है, डोंट वरी, लड़ाई ही दोस्ती की शुरुआत होती है। मैं टीचिंग दे रहा हूँ, रियल लाइफ है, ठीक है। सिल्वा को चिंता ना करो। अब समझो,
उस समय राइवलरी बहुत ज्यादा थी। नेपोलियन ने कब्जा शुरू किया पूरे यूरोप पे, और जहां जहां कब्जा किया वहां वहां क्या कर दिया, इंग्लैंड से सामान को बैन करवा दिया। बोले इंग्लैंड से कुछ नहीं खरीदना, ना उनके कोई कपड़े, ना उनका कुछ भी नहीं आएगा। अब इंग्लैंड के व्यापारियों के पास कोई मार्केट नहीं बची है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उनके पास कोई मार्केट नहीं, क्योंकि पूरे यूरोप पे नेपोलियन लगभग कब्जा कर चुका था और ब्रिटिश सामान को बेचने से मना कर चुका था। इसलिए अब इंग्लैंड में बाकी ट्रेडर्स ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट पे प्रेशर डाला। बोले ये पूरा ईस्ट खाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्यों है? इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों भाई? हम क्यों नहीं जा सकते? समझ रहे हो? एक्सट्रीम प्रेशर आया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक लॉ पास करना चाहती थी कि मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। बट जैसे ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंची, ये लोग बैग भर के पैसे लेके पहुंचे। थैंक यू मैम। बैग भर के लोग पैसे लेके पहुंचे। बोले सर ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब बातें दो चीज के बीच में, या तो पैसे ले लो, या तो अपने ही देश में अपनी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के सभी व्यापारी अगेंस्ट। अब वहां पे गवर्नमेंट गिर जाती। आज तक तो पैसे ले लेके काम हो चुके, अब नहीं होने वाले। इसलिए फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का ये राइट मोनोपोली खत्म। क्यों खत्म किया आप समझ गए? खत्म किया मत रटना, क्यों खत्म किया रट लो, अपने आप काम हो जाएगा। फ्लो में याद रखो, क्योंकि अभी तो 3 एक्ट हुए हैं। कितने पढ़ने हैं? 1813, 1833, 1853, 1857, 1893, 91, 1909, 1919, 1935, 1947। कितना याद करोगे बता दो, कितनी कैपेसिटी नहीं है ना? तो बेटर फ्लो याद करो, स्टोरी याद करो, सब अपने आप याद हो जाता है। कभी रटना नहीं पड़ता जिंदगी में, अगर आपको सब चीजों के बारे में पता है। 1813 नेपोलियन का राइज। नेपोलियन का राइज है, मार्केट बंद होते ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रेशर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेशर कैसे खुला कि ठीक है अब से ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? बट प्रॉब्लम क्या थी पता है? एक ट्रेड होता है टी का, चाय के ट्रेड में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि आपको पूरे पहाड़ को काटना है, उसको स्टेप वाइज बनाना है। ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें बहुत पैसा लगा के रखा था, स्पेशली उनके ऑफिसर्स। उनके ऑफिसर यहाँ प्राइवेट ट्रेड बहुत करते थे अपना, और हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बोले सर सब छीन लो, चलेगा, चाय रहने दो, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? और चाइना से ट्रेड में कोई इंटरेस्ट था नहीं ज्यादा ब्रिटिशर्स का, क्योंकि चाइना से उस समय वैसा कुछ नहीं मिलता था जो उन्हें चाहिए। तो दो चीजों छोड़ दी गई, एक टी का बिजनेस और एक चाइना। बोले आप दोनों में अभी भी आपकी मोनोपोली है। टी का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, चाइना से ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी इंडिया, इंडोनेशिया, ये सभी ट्रेडर्स के लिए ओपन है। अब खाली अडानी नहीं, बाकी सब भी आएंगे। समझ पा रहे आप मेरी बात? मैम समझे? पूछिए, पूछ लो, मन में क्यों रखना, पूछ। कुछ नहीं डाउट आपको? अरे पूछ ले बाबू। ये ठीक से, चलो ठीक है। पता है मोनोपोली था उनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंग्लैंड में सारे मार्केट बंद हो गए नेपोलियन की वजह से। नेपोलियन ने यूरोप पे कब्जा कर लिया, वो फ्रांस का था। फ्रांस के आदमी ने कब्जा किया, बोले इंग्लैंड का कोई सामान अब हमारे देश में नहीं बिकेगा। मार्केट खत्म था, बेचने कहाँ जाए? वहां पे लोकल व्यापारी भी थे ना, वो बोले मार्केट खत्म है, कहाँ बेचने जाओगे? तो फिर उन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट पे प्रेशर डाला कि हमें नया मार्केट दो। नया मार्केट क्या था? इंडिया, सबसे बड़ा मार्केट उस समय का। हमारे पास एक्सट्रीम वेल्थ थी सर, एक्सट्रीम वेल्थ। बोले इस नए मार्केट का फायदा उठाओ, ठीक है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, ठीक है। बट चाय ऐसा था, चाय में बहुत पैसा इन्वेस्ट करके बैठे थे लोग, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर चाय छोड़ देना, कहीं हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट है। वह ठीक, चाय अभी रहने देते हैं। और चाइना में हमको वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि चाइना उतना वेल्दी नहीं था उस समय। चाइना इंटरनल डिस्प्यूट्स में बहुत इन्वॉल्व था, बताऊंगा उसकी कहानी। अंदर एक विद्रोह में बहुत चल रहा था, ओपीएम की वजह सब बर्बाद पड़े थे। ओपीएम वॉर कभी टाइम मिले तो पढ़ना, तो मुझे मिला तो मैं पढ़ा दूंगा।
ओपियम वॉर, ठीक है। तो दो चीज छोड़ दी, एक टी और एक चाइना, चीन और चाइना, चाय और चाइना याद रखना, बाकी मोनोपोली खत्म कर दी। क्या क्लियर है आप लोग? और एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है सेक्टर से। दुनिया में या भारत में पहला यूरोपियन कौन आए? पोर्चुगीज, वही थे पोर्चुगीज का मान, वेरी गुड, दैट इज पोर्चुगीज। कब आए थे? ईयर वॉज 1498। ब्रिटिशर्स इंडिया कब आए? 1609। 100 साल का डिफरेंस है। 100 साल बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे हैं। भाई इसको कोई चालू कर दो, मैंने चालू करना, मैं गर्मी में परेशान हूँ यार, इसको चालू बंद मत क्या करो, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दो, ठीक है। मुझे पता ठंडी लगती है, जकड़ जाते तो लोग, इसलिए जैकेट पहन के बैठी है सुबह में। उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये लगे आदमी बोरिंग है। हाँ, तुम लोग इधर क्यों बैठते हो? क्योंकि कोने वाले सीट लेके बैठ जाते हैं। ये खाली पीछे खाली, वहाँ क्या बच्चों को दिखते हैं? नहीं यार, इसके जीवन में बहुत तकलीफ है। चलो समझो, छोड़ो, बाद में लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे। हक की लड़ाई की जाएगी, पहले पढ़ लेते हैं। 100 साल बाद आए हैं, फिर भी रूल इंग्लैंड करती है सर, पोर्चुगीज नहीं। अजीब बात है ना, पुर्तगाली 100 साल पहले आए, फिर भी इंडिया में रूल अंग्रेज कर रहे, पोर्चुगीज नहीं। करना पोर्चुगीज चाहते थे, क्यों नहीं कर पाया पता? उनकी एक पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी। पोर्चुगीज धर्म को लेके बहुत पॉजिटिव थे। पोर्चुगीज इंडिया आए, बोले मुझे क्रिश्चियनिटी फैलानी है, बोले फैलाओ। फोर्सफुल कन्वर्जन किया, तो हिंदू है, कल से क्रिश्चियन। मैं नहीं बना रहा, पुर्तगाली में बनाया। फोर्सफुल कन्वर्जन सर, फोर्सफुल कन्वर्जन, सब कन्वर्ट कंपल्सरी। गोवा में रूल आया, गोवा में सबको कन्वर्ट कर डाला। बट आप सोचो ना, 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को आप कन्वर्ट करना चाहोगे, पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए पॉपुलेशन पोर्चुगीज के अगेंस्ट होगी, बोली इनको नहीं, ये बकवास लोग। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, बहुत ब्रिलियंट, माने ना माने, सबसे ब्रिलियंट उस समय वही थे। आज के अंग्रेज तो बेवकूफ, उस समय अंग्रेज ब्रिलियंट हुआ करते, इसलिए कोई दुनिया पर राज किया है। द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं ढलता था सर, पूरी दुनिया पे शासन था। एक साइड अगर सूर्य डूबा ना, दूसरी साइड निकल जाता था, इतना बड़ा एम्पायर था उनका, पूरा ग्लोब ब्रेन से किया। इंडिया उन्होंने देखा कि इंडिया के जो लोग है ना, रिलीजन को लेके बहुत पॉजिटिव है, बोले हमको इसमें हाथ नहीं डालना, चुपचाप व्यापार करो, पैसे कमाओ, शासन करो, चल दो। रिलीजन में नो इंटरफेरेंस। इंडिया में कौन आया था? ब्रिटिश की पार्लियामेंट आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई? तो ये पॉलिसी किसकी थी? पार्लियामेंट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की? कंपनी की। कंपनी इंडिया के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती थी, इसलिए जब वो आई तो उसने क्या बोला पता है? इंग्लैंड में जाके एक ऑर्डर दे दिया, बोले यहां से कोई भी मिशनरी मत आना। मिशनरी कौन होता है? क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाले पादरी। बोले इंग्लैंड से कोई भी पादरी, कोई भी मिशनरी इंडिया में अलाउड नहीं, क्योंकि वो आएगा, धर्म फैलाएगा, इंडियन हमारे खिलाफ जाएंगे, खोटी मगजमारी। हम क्यों आए हैं? पैसा कमाने, कमाने दो, राइट और रॉन्ग। बट 1813 सर, हम देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वीक हो चुकी है ना। अब पार्लियामेंट ने अपनी अथॉरिटी लाद दी, बोला अब सिर्फ मिशनरी अलाउड है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आफ्टर 1813 एक्ट में लिख दिया गया कि नाउ Christian missionaries are allowed to visit India as well as promote Christianity in India। और यहीं से उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। इसी का एक रिजल्ट है सर 1857 का रिवॉल्ट। हिस्ट्री पॉलिटी इंटरकनेक्टेड है। मुझ पर विश्वास ना हो तो स्पेक्ट्रम जाके देख लो, एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी की हिस्ट्री में हर एक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब आप लोग सोचते हैं हिस्ट्री बुक में एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक्ट की वजह से इतिहास बना है सर। मिशनरी आए, रिलीजन प्रमोट किया। एक मिशनरी एक दिन लाहौर की गलियों में जा रही थी, अपनी एक्टिवा पे, फीमेल थी। लोग गुस्से में थे, उस समय वो आता ना लूना, अपने लूना पे जा रही थी, लोग नाराज थे। उतारा लूना से और घसीटा पुल रोड पे, गलत किया।
जो किया गलत किया, तो लोगों का गुस्सा ऐसा भीड़ की कोई हाथ की आंख नहीं होती, उस मिशनरी को रोड पे रगड़ा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसा बदला लिया ना कि उस एरिया के हर आदमी को पेट पे रगड़ाया था रोड पे, हर आदमी को। इसका रिजल्ट था 1857 का रिजल्ट। देखिए कैसे एक्ट हिस्ट्री डिसाइड कर देगा। ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है सर, इनको अलग अलग पढ़ने वाला बेवकूफ है, वो कभी रियली सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते। ये एक्ट देखो कैसे हिस्ट्री डिसाइड करें उस समय। इसलिए रिलीजियस एंडोर्समेंट या फिर मिशनरीज को इंडिया में परमिट करना व्हाट इज मेजर, ये 1813 में लिया गया। ओके, लिखेंगे चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813, चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813। पहला, it ended the monopoly of East India Company on trade, but except tea and China. It granted permission to the missionaries to come to India and promote Christianity. डन है? एक बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। वो क्वेश्चन क्या था समझो, ये किसी बुक में नहीं है, ये भी क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड नोट से उसने दिया है। आज आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी भी हाउस टैक्स भरा है या होम टैक्स? हाउस टैक्स भरा है कभी? पापा ने भरा होगा, कोई टैक्स चोर नहीं हो तो। ओके, टैक्स के ऊपर कौन सी अथॉरिटी आपसे टैक्स लेने, कहाँ भरने गए थे हाउस टैक्स? कभी नहीं भरा? तो कर लो काम की चीजें, कभी कभी किया करो। किसको भर के आए थे? वेरी गुड, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो गांव में रहता होगा वो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत में भरता होगा। पता नहीं भरता, वो ग्राम पंचायत वाले गांव के बाहर नोटिस लगा के जाते हैं, जेना पण घर वेरा बाकी हसे जो टूंक समय माना जमा करावे तो एना विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवशे। ये पूरा नोटिस चिपकाया जाता है सेम टू सेम, बीओ बाई ऑर्डर, सरपंच श्री। रटो, ये सब काम की चीजें हैं, फालतू में चीजें रटते हो। केसरी, जुमा केसरी ये रटो जो रटने वाला। तो फिर यार क्या बोरिंग लोग हो तुम लोग। क्या आगे बढ़े? देखिए मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, ये टैक्स कर रहे हैं, आपको टैक्स लगा रहे हैं। पहले इनके पास ये पावर्स नहीं। पहली बार लोकल अथॉरिटीज को टैक्स लगाने की पावर 1813 के एक्ट में दी गई, और तब से कंटिन्यू था टिल 1947, 1947। देश आजाद हुआ, हम भूल गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पंचायत म्यूनसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, हम गांधी को भूल गए। ये गांधी आजादी दिला दिया, फिर अब खत्म। बट गांधी के बिना देश नहीं चलता। 1992 फिर से ये सब चीजें लागू हुई, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। उनके पास टैक्स की पावर है। ये पावर पहली बार ब्रिटिशर्स ने 1813 में दी थी टू द लोकल अथॉरिटीज। लिख लीजिए, कहीं भी है नहीं बट बहुत काम की है, स्पेशली अपने काम में नहीं है। दिस एक्ट gave the power to the local authorities to impose tax and utilize that okay, ठीक है। और भी इसमें कुछ था,
थोड़ा बहुत, बट वो उतना आपको डीप जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितना डिविडेंड ट्रांसफर हुआ। 10.5% का डिविडेंड ट्रांसफर था, बट दैट इज वर्थलेस। अगर आप कभी पॉलिटिकल साइंस एंड IR का ऑप्शनल रखोगे तो इसको डिटेल में पढ़ना है। आपने इसके सीखा है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल 1 2 और ऑप्शनल वाले बस। पॉल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि यही से हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुआ है। ठीक है, तो उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, कितना डिविडेंड ट्रांसफर किया था, क्या अथॉरिटीज और डेवलप हुई थी, बहुत कुछ था इस एक्ट में। बट फॉर GS दिस इज मोर देन इनफ। ओके, हो गए 2 घंटे। कितना मुझे देखोगे, बोर नहीं हुए अभी तक तुम लोग? हाँ, तो फिर अब कल मिलेंगे, ठीक है, 4 to 6 सेम टाइम, इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम ट्राई करेंगे हम जल्दी से जल्दी 1935 तक पहुंचे, जल्दी एक्ट्स को खत्म करें तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पे आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर खत्म करने से पहले हो सके, अच्छा लगे, शेयर दिट एंड इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर। थैंक यू। बट अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ी है, तो फोटो थी शेयर कर दो। देखा कुछ काम का लगा तो शेयर करना, नहीं लगा तो क्यों करना फालतू में।